पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर महेश गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा यही था, आप धर्मशाला अस्पताल में हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, 2 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है। कोरोना के सेकंड वेव, पहले वेव से लेकर तीसरे वेव तक आपने लोगों को ट्रीट किया। इस तरह के मॉक ड्रिल से कितनी मदद मिलती है, कितना फायदा होता है? शारिक जी, मॉक ड्रिल एक तरीके से जरूरी है। हम लोग अस्पताल में भी जिस प्रकार की मॉक ड्रिल करते रहते हैं, इससे हमें अपनी तैयारी का एहसास होता है। कई बार हम पेपर पे तो अपनी तैयारी कर लेते हैं, पर प्रैक्टिकली हम उसमें कितना सक्षम हैं। अगर हमें वास्तव में इस प्रकार की इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की, बेड्स की, हमारे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंसेज, इसकी कितनी अवेलेबिलिटी है और उस समय पर प्रैक्टिकली हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसका हमें अंदाजा हो जाता है। अगर आज मॉक ड्रिल में हमें कोई कमी महसूस होती है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। अगर भगवान ना करे हमें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, कोई इमरजेंसी आए, तो हम उस कमी को दूर कर सकें और उसके लिए तैयार रहें। मॉक ड्रिल का ये अच्छा एक फायदा रहता है। डॉक्टर साहब, मॉक ड्रिल की आप बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में आप बता रहे हैं कि इसका काफी फायदा मिलता है? कितने आसपास होते हैं एक्चुअल सिचुएशन में, जब आप इस तरह के किसी क्राइसिस में आते हैं और मॉक ड्रिल में कितना फर्क, बीच का गैप रहता है, या फिर हम कमोबेश आसपास होते हैं? मॉक ड्रिल में और एक्चुअल सिचुएशन में जो डिफरेंस है वो इमोशनल उसका है। अगर वास्तव में इमरजेंसी आती है तो लोग पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं, तो उस चीज को हम ट्रेनिंग से दूर कर सकते हैं। परंतु जो सुविधाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है, बेड्स है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, कम से कम अगर कोई फिजिकली या कोई ऐसी कोई कमी है, हमारे संसाधनों में अगर कोई कमी है, तो उसका पूरा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मॉक ड्रिल हूबहू अपनी किसी सिचुएशन को रिजेंबल करता है या उसको उसके बराबर होता है, परंतु कुछ चीजों की कमी अगर हमारे पास है तो उसका हमें पता चल जाता है पहले से। तो ऐसा नहीं है कि मॉक ड्रिल का कोई फायदा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मॉक ड्रिल हमने कर लिया तो हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। फिर भी हमारी ट्रेनिंग में हमारी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग है, वो सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करती है। उस टाइम उनकी इमोशनल और मानसिक स्थिति क्या रहती है, ये बिल्कुल मॉक ड्रिल में और एक्चुअल सिचुएशन में बिल्कुल अलग अलग होती है, दोनों सिचुएशन में। डॉक्टर साहब, आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि अभी जब हम अस्पतालों की बात करते हैं और जो कोविड की स्थिति पहले थी और अब जो हालात हैं, जिसको लेकर के अलर्ट है भारत सरकार और राज्य सरकारें भी अलर्ट हैं, आपके हिसाब से जो दुनिया में घट रहा है, चीन में या बाकी दूसरे देशों में, उससे हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है, पहला, या फिर हमारे लिए खतरा कितना बड़ा? जी, पहले भी जिस प्रकार हमने देखा कि कोविड के, कोरोना के केसेस बाहर की कंट्रीज में थे, तो लोग सोचते थे कि भाई हम तो दूर है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, हमारे पास, हमें तो कोई खतरा नहीं है। और दूसरी वे में हमें देखा, हमने तैयारी नहीं की तो हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो इस चीज से सबक लेते हुए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि सेकेंड वेव की तरह ही होगा, ऐसा ही होगा, परंतु हमें हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर कोरोना के केसेस, कोविड के केसेस हमारे देश में आते हैं, जो कि पहले भी हमने देखा बाहर की कंट्रीज में, चाइना में पहले आए, यूरोप में आए, यूएसए में बढ़े, उसके बाद हमारे यहाँ बढ़ने शुरू हुए, तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ये केसेस हमारे यहाँ आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केस हमारे यहाँ पे वैसे ही आए, परंतु हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें डरना नहीं है, परंतु हर तरीके से, हर एंगल से तैयार रहना चाहिए। इस बार हमारे पास मौका है कि हम हमारी तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। अगर कोरोना नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल और था, अगर हम दूसरे वेव की बात करें, अगर ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक होता तो शायद बहुत सारी जिंदगियां या ज्यादातर जिंदगियां बचाई जा सकती थी। वो एक ऐसा सिचुएशन था जिससे कभी किसी ने डील नहीं किया था। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस अस्पताल में हैं, अब दिल्ली के या फिर देश के अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कितनी गंभीरता दिखाया है उन्होंने दूसरे वेव से सबक सीखते हुए? जी शारिक जी, मैं ये कहूंगा ऑक्सीजन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें हम लैकिंग थे। जैसे कि हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। कई बार ऐसा था कि लोगों ने ऑक्सीजन ले ली, अपने घरों में ऑक्सीजन लगा रहे हैं, हमारे पास आईसीयूज की फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पर। तो हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए कि हमारी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी पहले से बहुत कई गुना बढ़ चुकी है। इस बार हर अस्पताल में एक सुविधा है कि वो अपनी ऑक्सीजन खुद जनरेट कर सकते हैं। सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी है।
पर केवल ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं रखना है। हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आईसीयू बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स, एम्बुलेंसेस, ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो पेशेंट्स को देखते हैं उनको ट्रेन करना, उनको अच्छे तरीके से ये समझाना कि भी अगर केसेस आते हैं तो कैसे करना है। एम्बुलेंसेस और हॉस्पिटल के बेड्स, स्पेशली आईसीयू बेड्स, इन सब को जो हमारे पास सेकेंड वेव में कमी थी उन सबको हमें पूरा करके रखना है। अगर हमें इस समस्या का ठीक तरीके से निपटना है तो ये सारी तैयारी हमें करके रखनी है। डॉक्टर साहब, हम अगले नेजल वैक्सीन पर जाएं, इससे पहले एक सवाल आपसे पूछना और चाहते थे। अभी के इस हालात में जहां नंबर्स ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? सबसे पहली सलाह तो यही है कि सब लोग अपना वैक्सीन लगवाएं। जी, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। बहुत अच्छा है, नेजल वैक्सीन आ गया। जो लोग इंजेक्शन से, सुई से डरते हैं, तो नेजल वैक्सीन इज वेरी सिंपल। इसमें बस नाक में ऐसे स्प्रे करना है और उससे आपको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, डर छोड़कर देसी नुस्खे और गलत धारणाओं में पड़ने की बजाय अच्छे खान पान, यानी अपनी इम्यूनिटी अच्छी करें। और इम्यूनिटी करने के लिए कुछ इधर उधर नहीं जाना है। हमारा जो डेली का खान पान है वो हमें अच्छा करना है। फ्रेश वेजिटेबल्स, साग सब्जियां, फल, सलाद, सब्जियां समय पर खाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। तो मैं ये मानता हूं कि अगर हम अपने आप की अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखते हैं तो पहली बात तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। इन्फेक्शन होता भी है तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। दूसरा ये है कि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स को नेग्लेक्ट ना करें। कोविड का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है बुखार आना और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम, यानी कि नाक बहना, गला खराब। अगर किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स, लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी के इस पे हम संक्षेप से जवाब चाहेंगे आपसे। अभी के अगर मौसम में देखें तो वायरल की बहुत सारे केसेस आप भी देखते होंगे, हम भी आपको परेशान करते रहते हैं। जुकाम है, गला खराब है, फीवर है, तो हम अब ये मान के चलते हैं कि ये वायरल है, कोरोना नहीं है। क्या इस सोच से निकलने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, अगर किसी को बुखार आता है तो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, घर पे नहीं बैठे रहें, एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। बाकी जो नॉर्मल फ्लू वायरल होते हैं, क्योंकि कोरोना भी एक प्रकार का वायरस ही है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो कोई भी वायरल अगर 1-2 दिन का होता है, चला जाता है, ठीक है। अगर बुखार परसिस्ट करता है, सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह करें और उसको घर पे लेकर नहीं बैठे रहें। डॉक्टर साहब, आज ही खबर आई कि नेजल वैक्सीन जो है वो कोविन पर उपलब्ध है और जनवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। लोग चाहे तो ले सकते हैं, और अब जनवरी बहुत दूर नहीं है, हम साल के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं, आखिरी हफ्ते में। मेरा आपसे ये सवाल था कि बूस्टर डोज सिर्फ 27% लोगों ने लिया है, तो बूस्टर डोज के लिए एक अच्छा विकल्प है कि लोग चाहें तो इसके लिए जा सकते हैं। और बूस्टर डोज अभी के माहौल में, जब खतरा दो देश से बाहर है, तो अंदर तैयारी कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयारी पूरी करनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है उनको अभी समय रहते अपना बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। और नेजल वैक्सीन का आना एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ लोग इंजेक्शन से जो डरते हैं उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वो नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। क्या नेजल वैक्सीन भी उतना ही इफेक्टिव है जितना बाकी जो डोज हम लोग लेके बैठे हैं बूस्टर डोज के तौर पे? उम्मीद तो यही की जा रही है कि नेजल वैक्सीन भी उतना ही कारगर हो, और बाकी तो समय के साथ पता चलेगा कि नेजल वैक्सीन कितना कारगर होता है। बट उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि यह भी उतना ही कारगर हो। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक मेरा पर्सनल सवाल आपसे था। मैंने बूस्टर डोज 6 महीने पहले लिया था, अब क्या अपना एंटीबॉडी चेक करा करके एक और डोज के लिए जाया जा सकता है? क्या ऐसे लोग जा सकते हैं जो 27% में है, या जरूरत नहीं है? अगर आपने बूस्टर डोज लिए हैं प्रॉपर तो आपको जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें बार बार एंटीबॉडी चेक करने का कोई फायदा है जी, क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप को चेंज करता रहता है जी। तो एवरी एंटीबॉडी इज नॉट प्रोटेक्टिव, बट हमें अपना बूस्टर डोज अगर नहीं लिया है तो जरूर लेना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, इन सारे मुद्दों पर बेहतरीन तरीके से रोशनी डालने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है। और सबसे जरूरी यह है कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो जाइए अपना बूस्टर डोज लीजिए।